हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंधों से असंगत है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है हमारा, ये कौन से लॉज की बात करता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। मीन्स की संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई लॉ भारत राज्य क्षेत्र में लागू था और वो संविधान के लागू होने के बाद भाग 3 में, इस भाग में हम भाग 3 पढ़ रहे हैं, भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उसका वायोलेशन करता है तो वो क्या होगा? वो जिस मात्रा तक उनका वायोलेशन करता है वो उस मात्रा तक शून्य होगा। इसका सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के प्रारंभ के पूर्व के जो लॉ हैं उनकी बात कर रहा है, और इसका सब क्लॉज 2, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो इसका जो सब क्लॉज 2 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है कि संविधान लागू हो गया उसके बाद राज्य भी कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 द्वारा जो फंडामेंटल राइट दिए गए या तो उनको छीन रहा है या फिर उनको कम कर रहा है। और अगर इस खंड के उल्लंघन में कोई भी विधि बनाई गई है तो वो जितना उल्लंघन कर रहा है उतनी मात्रा तक वो क्या होगा? वो लॉ शून्य होगा। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा, क्या क्या किया जाए जिससे ये पता चल सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो कोई भी विधि जो प्रवर्त है जो या फिर जो संविधान के पहले से लागू है या जो राज्य विधानमंडल ने या राज्य ने कोई भी ऐसी विधि बनाई है वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करती है या नहीं करती है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। तो न्यायपालिका इसकी जांच करती है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा या फिर जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है कि जो भी लॉ है वो चाहे संविधान के पूर्व का हो या फिर संविधान के लागू होने के बाद में बनाया गया हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है तो वो क्या है? वो जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है? उसको जुडिशियल रिव्यू करके उसको शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा, उसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या है कि कोई भी विधायिका द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया गया है और अगर वो संविधान के मुताबिक नहीं है तो न्यायपालिका इसकी जांच करता है। तो इसे ही क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जो जुडिशियल रिव्यू उसका सिद्धांत लिया कहाँ से गया है? तो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू करने की पावर कौन कौन से कोर्ट्स को दी है? क्या सभी कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है? तो नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। तो यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 3 सिद्धांत हैं: पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत और तीसरा है अवित्याग का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत कि कोई भी ऐसा लॉ है जिसका कुछ भाग तो संवैधानिक है और कुछ भाग असंवैधानिक है, तो अगर उस भाग को उस लॉ से अलग किया जाता है तो जितना असंवैधानिक है वो शून्य हो जाएगा और शेष को लागू किया जा सकता है। और अगर वो पृथक नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा लॉ है उसको शून्य घोषित किया जाएगा। और दूसरा सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत की चाहे विधियां संविधान के पूर्व निर्मित हो या संविधान के बाद में निर्मित हो, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती बल्कि संविधान के लागू होने के बाद वो क्या हो जाती हैं? मृतप्राय हो जाती हैं। मतलब संविधान के जो प्रावधान हैं उनसे वो क्या हो जाती हैं? ढक जाती हैं। इसके बाद तीसरा सिद्धांत अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत मीन्स मूल अधिकारों का त्यजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद सब आर्टिकल 3 है अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो विधि। तो जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 है इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि को डिफाइन किया गया है कि विधि क्या होगी, क्योंकि जो विधि शब्द में आएगा उसी का ही आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। अगर वो जो लॉ है अगर वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर विधि शब्द में क्या क्या आएगा? कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। मतलब चाहे संसद ने कोई लॉ बनाया हो, राज्य विधानमंडल ने कोई लॉ बनाया हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया हो जो आर्टिकल 123 और 213 है, कोई ऑर्डर पास किया हो किसी अथॉरिटी ने, किसी गवर्नमेंट ने, कोई उपविधि हो, स्थानीय शासन द्वारा कोई लॉ बनाया है, उपविधि जो होती है उसको कहा जाता है, कोई नियम है,
कोई विनियमन है, कोई अधिसूचना है, कोई रूढ़ि है, कोई प्रथा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विधि की परिभाषा में आती हैं। तो अगर ये विधि की परिभाषा में आती हैं तो इनका क्या किया जा सकता है, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद बी पॉइंट, प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि मीन्स लागू विधि कौन कौन सी होंगी। लागू विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले से ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं था। मतलब प्रवर्त विधि की प्रवर्त विधि वो होगी जो कि संविधान के पूर्व की है। मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर कि ऐसी विधियाँ जो संविधान के लागू होने के पूर्व की हैं और उनको निश्चित नहीं किया गया, चाहे वो जो लॉ है वो उसका भाग कोई भी वो लागू हो या फिर ना हो तो भी वो विधि माना जाएगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है तो उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो मीन्स यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सब क्लॉज 3 में बताया गया है, अगर वो विधि में आते हैं तो वो ही सिर्फ उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, और अगर वो विधि की परिभाषा में नहीं आते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके बाद इसका सब क्लॉज 4 है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि जो 4th क्लॉज जो इसमें जोड़ा गया है वो कौन सा अमेंडमेंट है, तो वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में ये नहीं था, इसको बाद में इंसर्ट किया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 1971 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो संविधान संशोधन है वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। तो संविधान संशोधन है, अगर वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, तो इससे पहले क्या है, एक केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो 1967 का है। तो इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, वो विधि है। तो संविधान संशोधन अगर विधि है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जैसे कि हम जानते हैं कि बाध्यकारी होता है और उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय को चेंज कर सकता है दूसरा जजमेंट देके, या फिर जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, लॉ बनाकर, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको ओवररूल कर सकता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1967 में जो गोलकनाथ का केस था उसमें बोला गया है कि संविधान संशोधन विधि है। तो फिर गवर्नमेंट ने 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 13(4) इसमें इंसर्ट किया और कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो संविधान संशोधन विधि नहीं है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बाद केस आया 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। सभी को ये डेट याद होगी। इसमें संविधान संशोधन को विधि नहीं माना, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसी आधार पर अगर कोई भी संविधान संशोधन है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। जो अभी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट वाला हमारा जो पोर्शन है उसमें आर्टिकल 124, 127, 128, 217, 224A में अमेंडमेंट किए गए। साथ ही साथ इसमें 124A, B, C 3 नए अमेंडमेंट इसमें इंसर्ट किए गए थे। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में था। जजेस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेक बनाया गया था। तो इसको क्या किया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता था जजेस की, उसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। ये क्या करता, अब ये जजेस की नियुक्ति करता। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, 2 सीनियर जज होंगे, केंद्रीय लॉ मंत्री होगा और अन्य 2 सदस्य होंगे। इनके द्वारा बहुमत से फिर क्या किया जाता, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको क्या कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा था, क्योंकि संविधान में जजेस की नियुक्ति के बारे में प्रोविज़न
दिया गया है। और अगर इस तरीके के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को इस तरीके से परमिशन दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, जजेस की नियुक्ति में राजनीतिक घुसपैठ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संविधान संशोधन विधि नहीं है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज किया जा सकता है। कब चैलेंज किया जा सकता है, तो उसको जब चैलेंज किया जा सकता है जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी करें।